फोर्थ पॉइंट, बोरोइंग कॉस्ट eligible for capitalization. ये नया टॉपिक है। हाँ, बोरोइंग कॉस्ट जो मेरा डायरेक्टली रिलेटेड है फॉर एक्विजिशन TI, ठीक है, कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। तो उससे हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज। बट अगर वो मेरा अदर देन क्वालिफाइंग एसेट है तो वो बन जाएगा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट? इसमें स्टार मार्क लगा है, स्टार मार्क लिखते फिर समझते हैं। और डेट could have been avoided if the expenditure on qualifying assets had not been made। मतलब अगर क्वालिफाइंग एसेट मेरी नहीं बनती तो उस खर्चे को मैं अवॉइड कर सकता था। ठीक है, नीचे का क्लियर है इसको? क्लियर है ना? आगे बढ़े? क्या से बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बंद कर दो। ध्यान रखो। लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होता है जब हम पहले बार करते हैं ना कुछ नहीं, और सबसे बुरा टाइम होता है उसको दूसरे बार करते हैं। तो अच्छे से करो, ठीक है।
रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। वैसे जो पहला टेस्ट है ना, उसमें आपने जो किया था सबसे ज़्यादा बढ़िया था अकाउंट्स का, जो मतलब ना आंसर शीट बहुत एक्यूरेट, पता नहीं देख के क्या वैसे के, लेकिन क्या सही था। तो मेक श्योर कि भाई अपना जितना भी माइंड एग्जाम लगा के कंप्लीट कर दो, क्योंकि ये जो टाइम है इससे अच्छा कुछ नहीं। जो कल दिया था वो कब तक दे दोगे चेक करके? हाँ टाइम लगेगा तो आपको मंडे या ट्यूसडे चाहिए तब मिलेगा। और टेस्ट वेडनेसडे को वेडनेसडे को, हाँ टैक्स का जीएसटी का टेस्ट। तो कल उसका ऐसा मतलब एफएम का कब है? नेक्स्ट वीक बोला था, मतलब मंडे को ही है। लिखो देखो, जो पढ़ाई करो तो फोन मतलब, जब फोन तो पढ़ाई मत करो, ठीक है? दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो फोन से खेल पाओगे ना पढ़ाई कर पाओगे, तो चीज़ें मिक्स मत करो इसमें। पढ़ाई नहीं करी तो फोन ही नहीं ले पाए। हाँ पढ़ाई नहीं करी तो फोन ही नहीं ले पाए। मतलब हर चीज़ का एक अपना वो जो मतलब होता है कि मतलब जैसे फेसबुक था पहले, हाँ। फेसबुक में इतनी बढ़िया स्क्रॉलिंग नहीं होती थी, तो इंस्टाग्राम लेके आए। अब इंस्टाग्राम में इतनी अच्छी स्क्रॉलिंग होती है, आप कितना स्क्रॉल करो खत्म ही नहीं होगा। तो खत्म तो वैसे फेसबुक में नहीं, ये एडिक्टेड थोड़ा ज़्यादा है ना, रिलेटेबल हो गया, फ्यूचर्स हो गया, मतलब यूथ को कैसे ना कैसे करके उलझाया रखा है। इंटरफेस अच्छा है चलाने के लिए। मतलब यहाँ पर देखा तो जापानीज वगैरह भी हैं जो बाहर की कंट्रीज में या यूके वाले हो गए, उनको देखोगे तो उनमें डिसिप्लिन है अपना काम करने का। हमारे जितने इंटेलिजेंट जुगाड़ू नहीं होते वो, बट वो अपने डिसिप्लिन के हिसाब से बहुत आगे तक निकल जाते हैं। मतलब वो 6 घंटे 8 घंटे काम करके प्रोडक्टिविटी 12 घंटे की निकाल देंगे। और इंडिया में क्या है, लेट आना, मोबाइल में टाइम खराबी। अभी काम स्टूडेंट की नहीं कह रहा मैं, ऑफिस कल्चर की कर रहा हूँ, और बड़ी दिक्कत है। तो उसकी वजह से क्या है कि भाई हमेशा एक बैकवर्डनेस रहती है, क्योंकि हम उस थॉट प्रोसेस में चलते हैं। तो बाकी कोर्सेज भी देखोगे ना, स्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो। इवन देखोगे स्टार्टअप्स में इंडिया कितना आगे है, क्योंकि यहाँ पे जुगाड़ू लोग हैं, यहाँ पे चीज़ों के बारे में समझ है, एनालिटिक्स अच्छी है, और चीज़ों की रिक्वायरमेंट की जो बहुत पार होते हैं पार के दिमाग, तो वहाँ पर लोग लगाते हैं। और जो लोग लगते हैं ना 16-16 18 घंटे, वो बहुत अलग निकल के आते हैं। तो मेक श्योर कि अपना टाइम भी सही जगह पे लगाओ। एक वीडियो देख रहा था ऐसे, जो ये टेस्ला का ओनर है, क्या नाम है उसका, Elon Musk। इससे बोला कि भाई पूरे दिन में आपका स्क्रीन टाइमिंग कितना है, फिर बोला आई विल नॉट नो, फिर मोबाइल देखा था 3 मिनट, पूरे दिन चलाता पूरे दिन में 3 मिनट। 3 मिनट तक फोन अनलॉक किया, सेटिंग बन गई। तो उसका यही है ना भाई, मैं इसमें क्यों दिमाग लगाऊं, तब जाके आज वो इलन मस्क बना ना। अब वो भाई फोन में स्क्रॉलिंग टैबिंग सब में करता तो रह जाता फालतू। नहीं वैसे वो एक्टिव तो हर पर्सन का वही बन चुका है। हाँ? ऑफिशियल वो एक्टिव तो बहुत रहता है ऐसे सोशल एक्टिव मीडिया पे। वो नहीं रहता, उसकी टीम रहती है, टीम चलाता ठीक है। एक्टिव होती है। तो उसके पास इतना दिमाग नहीं लगाने के लिए, वो अपने कामों को 10 बंदों में डिवाइड करके रख सकता है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है उसकी टीम का भी होता है, तुम्हें लग रहा है इलन मस्क का रिप्लाई कर, नहीं उससे बचता। आज तक का सबसे रिचेस्ट बंदा हाँ। हो गया वो एलन मस्क। ट्रिलियनियर बनने वाला है। एक बार ऐसे ही बिल गेट्स का मतलब चेक करा था इंटरव्यू, तो वो बताता कि भाई जब हमने नया शुरू किया था तब इतनी स्ट्रगल, सोता भी नहीं था। और हर किसी की लाइफ में एक फेज आता है कि जिसमें उसको मेहनत करनी पड़ती है। वो उस टाइम पे अगर अच्छा कर गया, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे ना हो, बट अगर वो उस टाइम पे खेल गया तो अच्छा खेल जाता है, ये तो बाद में जाके कभी भी नहीं होता। जो यूथ है ना 20 से 30, इसमें आप कितना भी एलिवेट कर सकते हो, कितना भी अच्छा कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो। अभी अगर ठान लिया कि भाई मुझे सीए करने के बाद अपनी आईएम से एमबीए करनी है, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वो आईएम से एमबीए कर रहे हैं, कोई सीएफए करके बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो कर जाते हैं। आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, लिटरली बता रहा हूँ। आप इतनी चीज में उलझ जाओगे, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आ जाएगी।
और उस चक्कर में जब फंस जाते हो ना तो आप अपने पेरेंट्स का हाल भी देख सकते हो। तो ये नहीं कि भाई कुछ गलत है या कुछ सही है, बट अगर आप उस फेज में नहीं हो तो आप बहुत ग्रो कर सकते हो। तो थोड़ा फोकस्ड रहो अपनी चीज़ों को लेकर और अच्छे से करें, क्योंकि ये टाइम नहीं आया। आज अगर मैं देखो 10 साल पहले तो वो टाइम मेरे इतना दी बेस्ट था जो मुझे पता है आज की भी आज नहीं है। आज इवन उससे मैं काफ़ी बेहतर हूँ, बट टाइम वो अच्छा था क्योंकि मैं फ्री था। करेक्ट? It is probable that future economic benefits will flow to the entity, कि हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी में फ्लो करें। सेकंड नंबर, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड या मेजर्ड रिलायबली, जो भी या तब तो कोई डाउट इजी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। PRM Limited obtaining a loan from bank for ₹1,20,000, 120 लाख का लोन लिया उसने 30 अप्रैल 2001 को, ठीक है। इट वॉज यूटिलाइज एज फॉलोज: कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड 50 लाख, परचेज ऑफ ए मशीनरी 40 लाख, वर्किंग कैपिटल 20 लाख। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो सामान लिया फिर सेल कर, मतलब जो हमारा वर्किंग सर्कल के अंदर है, ठीक है। एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक 10 लाख, ठीक है। ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वाज कंप्लीटेड इन मार्च 2002, मतलब 11 महीने बाद वो कंप्लीट हो गया था। द मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मशीनरी जिस दिन परचेज की उसी दिन इंस्टॉल हो गई थी। डिलीवरी ऑफ ट्रक वाज नॉट रिसीव्ड, ट्रक की डिलीवरी मिली नहीं अपने को। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फॉर द ईयर वाज ₹18 lakhs। 18 lakhs किस पे लगा मेरा? 120 लाख पे, टोटल लोन पे। ये कह रहा है शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो 18 लाख इंटू में 50 कितना आएगा? 7.5 मतलब 7.5 लाख को क्या करोगे? बोरोइंग कॉस्ट मान लोगे और बाकी बचे अमाउंट को पीएल में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग एसेट एज पर AS 16 50 lakhs हो गया जो मेरी शेड की कंस्ट्रक्शन है था। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इतना, इंटरेस्ट टू बी डेबिटेड पीएल, बाकी बचा हुआ। एक और ऊपर करना और जो इसने खर्च करे थे, अच्छा इन तीनों में कहीं पे भी नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं? परचेज ऑफ मशीनरी पे तो PP पे हो जाएगी, अच्छा ठीक है, सेम डेट पे हो गई थी, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है परचेज किया था, नहीं लग रहा, ठीक है। ट्रांसफर परचेज ऑफ ट्रक इस पे नहीं होना चाहिए, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक। अब जब ट्रक परचेज कर रहा है तो उसको बनने में पूरा टाइम लगेगा। आप जब ट्रक लेके आते हो तो ट्रक के अलग पार्ट्स आते होंगे, पहिया लगाता होगा, फिर उसको आप बैटरी कंस्ट्रक्ट करते होगे, ठीक है, मैकेनिक बुलाते होगे, पूरा ट्रक चल रहा आता है। तो आप कंस्ट्रक्ट करोगे, परचेज करोगे, तो परचेज क्वालिफाइंग एसेट होगी, तो क्या वो कैपिटलाइज करेंगे? क्लियर है इतना? आगे बढ़े। यहाँ तक बताओ, कुछ समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं आया? सवाल था ना, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अल्टीमेट ये हमारा AS काफ़ी इजी है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंड जितने भी पढ़ोगे सारे इजी है। थोड़ा सा मुझे जो डिफिकल्ट लगता है AS 15 लगता है एम्प्लॉय बेनिफिट,
बाकी सारे मतलब इजी हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें पता है कि कंडीशंस टर्म्स थोड़ी नहीं आती, मतलब मुश्किल कुछ नहीं होता, आपको माइंड सेट भी। ये तो पर जो लास्ट में हम सब कुछ कर लेंगे ना, तो सब कुछ दिमाग में लेके जाना ये थोड़ा वो रहेगा पेपर तक। उसमें पता है आपकी स्ट्रैटेजी काम आती है, समझना आप नहीं है किसी चीज़ को रजिस्टर करने का तरीका होता है। जैसे अभी क्या कर रहे हो आप, आपके पास सब्जेक्ट हो गए, आपने भी 4 सब्जेक्ट उठा सके। अब 4 सब्जेक्ट के अंदर आपको डेली टॉपिक करवा रहे हैं, उस टॉपिक को आप क्या करो, घर जाके रिवाइज करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। फिर वीक में एक बार, जैसे संडे सैटरडे, जितना उस पूरे हफ्ते में हो रखा है उसको रिवाइज कर लो। एक होगी छोटी कंसोलिडेशन, तो आपके पिलर्स रेडी हो जाएंगे। फिर जब आपने क्या किया, 3-4 चैप्टर कर लिए, उसके बाद उसकी टेस्ट दे दी, टेस्ट के टाइम पे दोबारा आप उसको रीड कर रहे हो, तो जब आप कंपोनेंट वाइज करोगे ना तो चीज़ें होती चली जाएंगी। मतलब माइंड के ऊपर जब एक पूरा एक बड़ा बक्सा रख देते ना तो नहीं हो पाता। इवन जो आपका स्कूल कॉलेज के करिकुलम होते हैं वो हिसाब से डिज़ाइन होते हैं कि आप क्या करो, चैप्टर वाइज पढ़ो, समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो और बाद में जाके एक 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करो। तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं। आप ये देखो कि आप प्रैक्टिस कितनी कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ आप जो घर में जाके कॉपी में प्रैक्टिस करते हो उतना ही। मतलब अभी मतलब मुझे बोले ना तो मैं आप जितना भी नहीं पढ़ूंगा, क्लास ले ली, घर जाके 1-2 घंटे पढ़ लिया तो उसमें हो गया था। बट मैं पास ही होता था, ऐसे नहीं भाई बहुत अच्छे रैंक आया जो भी है, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत की नहीं करी। बट आप लोगों के पास अगर टाइम है, क्योंकि मेरे साथ 10 चीज़ें चल रही थी, तो आप लोग अच्छा कर सकते हो। सिंपल सी बात है। आप लोग माइंड में प्रेशर बना के बैठे हो फालतू का, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मतलब जो चीज़ हो गई, 4 चैप्टर हो गए, उसमें फोकस करो। आप सोचो 36 कैसे होंगे, वो करो ना। टीचर का काम है, स्टूडेंट का काम है, तो वो हम करवा रहे हैं ना। अब एक बच्चा जिसने पेपर कंप्लीट कर दिया, 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अब उसको पता है अगले दिन मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर है। अब इसमें उसने जो कर लिया ये उसके एंड का काम था, वो कंप्लीट करके बैठा है। लेकिन उसने अगला पेपर इसलिए खराब कर दिया क्यों, पिछले की याद में रहे, उसमें क्या हुआ। मतलब जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करो, जो आपके हाथ में उस पर फोकस करके मिलेगा क्या आप उस पेपर को चेक कर सकते हो, निकलवा सकते हो, फाड़ सकते हो, क्वेश्चन पेपर फाड़ सकते हो, फाड़ के आगे निकलो। मतलब होता है कि अगर आप एग्जाम में ही सोच से फाड़ने तो मैं कह रहा था क्वेश्चन पेपर फाड़ के फेंक देता था। घर जाके टोटलिंग फोल्डिंग सब लगा के देखा, आज तक 1 नंबर ही मैथ्स मिल गया। जिसमें सोचा 35 आएंगे उसमें 55 आ गए, जिसमें सोचा 75 आएंगे उसमें 50 बन गए। तो घर में जाके मेरी अर्थमेटिक्स कैलकुलेशन सारे के सारे धरे के धरे रह गए। तो एक पेपर करके बाहर निकलो, उससे मूव ऑन करके नेक्स्ट की तैयारी करो। ऐसी लाइफ की जर्नी होती है। आज का दिन खराब हुआ तो उसके अपसेटनेस में ना रह के अगले दिन को कैसे बेहतर बनाना है उस पर फोकस करो, क्योंकि लाइफ में ऐसे चलेगा। ऐसे घिचड़ मिचड़ लाइफ होती है, ऐसे कुछ नहीं कि भाई हर दिन वाह रहे हो, कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे। और सीए में सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे कि जो पेपर सबसे खराब जाता है उससे मेरे एग्जाम से आएंगे। तो हाँ लॉ में हो गया, उसके अलावा एक बार हुआ था मेरे साथ टैक्स में, तो नहीं हुआ, टैक्स में पेपर मॉडरेट आया था। मतलब मेरा इसका अच्छा पेपर गया था एफआर का। एफआर में मेरा पेपर 98 का टाइम हुआ, उसमें था कि भाई 70 तो आए हैं, उसमें 50 नंबर आए थे। तो बहुत मतलब स्क्रीनिंग वगैरह जो भी हमारे घर की कैलकुलेशन थी ना, सारी कोई फायदेमंद नहीं है। आज के टाइम पे तुम अपने आप को प्रेशर में डाल दोगे कि भाई ये कैसे होगा, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं है ना। तुम्हारे हाथ में क्या पढ़ना है, घर जाके रिवाइज करना है। अभी टेस्ट देने हैं, टेस्ट में 2 नंबर कमाने की कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए तो है, और क्यूमुलेट इसलिए रख रहे हैं ताकि तुम आगे दौड़ पीछे छोड़वा देने की कहानी ना करो। तो उसमें बस ये कि अपने आप को थोड़ा सा काम रखो। जब लाइफ में ज़्यादा पीक पे हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे ना, तो परेशान हो जाओगे। करेक्ट? हाँ जी शुभम, ठीक है। आप टेंशन ना लो, क्या बात?
तो टेंशन लेना, सीरियसनेस होना, उसके ज़्यादा नंबर आते नहीं ज़्यादातर, ठीक है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो हेल्थ और माइंडसेट दोनों के लिए अच्छा नहीं टेंशन लेना। सच में ये एज नहीं है खेलने कूदने की, पढ़ने की, हर चीज़ की है। इसमें फालतू की टेंशन होती है। कई बार बच्चे बोलते हैं करियर की टेंशन, हाँ क्या होगा, जैसे उनका करियर उनके हाथ में, अपना कर्म हाथ में होता है, वही करते हैं। ठीक है, आगे गए। टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स 6 पॉइंट। देखो स्पेसिफिक बोरोइंग, नेक्स्ट है जर्नल बोरोइंग्स। ये मतलब बैंकिंग टर्म्स आप में से किसी को पता है लोन कितने तरह के होते हैं? 2 शायद, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अकाउंटिंग टर्म्स में नहीं, बैंकिंग टर्म्स में बात करते क्या जैसे हैं। लोन्स पता है आपको बैंक में, मतलब किसने ज्यादातर काम वगैरह, पर्सनल लोन होता है। हाँ डीपी लगा के ठीक है। दे दो। हाँ क्या? एक तो होता है पर्सनल लोन जिससे कुछ भी कर लो, और एक होता है बैंक के लिए ठीक है। क्या गिफ्ट लाया हो ये? हैं? क्या गिफ्ट लाया हो हमारे? अरे आपके बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हैं, लाओ। आपको बहुत सुंदर है, मतलब आपको पसंद आता है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन बैंक है। सब कुछ। सर आप सर थैंक यू सो मच। आपने भी इन्हीं से करा था, जॉब बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हो? अच्छा। ये सिर्फ डायरेक्ट की है ना? हाँ। डायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स के भी ऑर्डर किए, तो वो पे भी जब दिए थे उसमें पता आपको हेल्प हो जाएगी कि कंपाइलर आएगा ना तो क्वेश्चन सर होंगे, तो आपके पास जो डाउट है ना कि लिखना कैसे अटेम्प्ट वो करना कंपनी की साइट से बोलना पड़ेगा सर, कहीं और नहीं है। साइट से भी करो। और ये जो अगर बात हो जाए, पहले जो आते थे बता रहे वो अपनी साइट से भेजते हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई सर आप साइट से कर देंगे? हाँ एक बार क्लास में फिर एक बार हाँ जी। इसको उठा के बैग में डाल दो, डीटी स्टार्ट में नजर नहीं देखना। वैसे कब तक हो जाएगा ड्यूटी स्टार्ट? जल्दी ये थोड़ा ज्यादा आसान लगता है। हाँ? तो कह रहे मेरे को टेक वो जीएसटी से ज्यादा आसान लगता है। डीटी हाँ, तभी बता रहा हूँ। वो ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ? नहीं सीए में। अच्छा पहले ली थी कोचिंग, लेकिन फिर एग्जाम नहीं दिए थे, ठीक। तो मेरे को ध्यान है, दोनों थोड़े थोड़े पढ़े थे, तो ये ज्यादा सही लगा था। पूरे साल में नहीं नहीं, 3 महीने। अरे हम कहा थे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में लोन्स कितने तरीके के होते हैं जो बोरिंग से बैंक से? होम लोन, पर्सनल लोन। होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन। बिजनेस के सेंस से बात करते हैं, ठीक है। अगर बिजनेसेस होते ना कैपिटल लोन। वो लेते वर्किंग कैपिटल लोन, जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होती है, उसमें क्या करते हैं जो उसकी रोजमर्रा की जो चीजें होती है उसके लिए लेते हैं। बैंकिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, जितना अमाउंट होता है उससे ज्यादा वो विड्रॉ कर सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या करते हो कि स्टॉक को डेटर को हाइपोथेकेट करके उस बेसिस पे लिमिट देते हैं, काइंड ऑफ ओवरड्राफ्ट होती है, ठीक है, कि नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा। एक होता है मशीन लोन, कि आपको मशीन लेनी है तो मशीन से लेकर स्पेसिफिक लोन मिल जाएगा। मशीन आनी है, मशीन के वेंडर ने बोला भाई मुझे लाख रुपए 1 करोड़ रुपए देने मशीन के, तो बैंक क्या करती है सीधे चेक काटती है वेंडर के नाम पे और लोन चढ़ाती है हमारे नाम पे, मशीन हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके की फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब एक लोन हो गया मशीन लोन। अब उस मशीन लोन की जो ईएमआई आएगी, ईएमआई समझते हो आप कि भाई जो हर महीने मेरे पैसे अकाउंट से कट जाएंगे,
उसके ऊपर इंटरेस्ट पोर्शन होगा और प्रिंसिपल पोर्शन होगा। तो इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो मैं कह सकता हूँ कि ये सारा का सारा मेरा क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है ना, समझ रहे हो कि भाई मेरे प्लांट बन रहा था, प्लांट से लेकर भाई मेरी मल्टीपल मशीन आ रही, अभी मैंने सिर्फ अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। या फिर मैंने क्या किया, जमीन परचेज कर ली, लैंड, और लैंड मैंने बैंक में पेपर रखवा के परचेज किया है, अब उस पर बिल्डिंग भी बन रही है, जो भी सारी चीजें चल रही है, तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो मेरे पास टोटली आइडेंटिफाइबल है कि भाई ये मेरा मार्क्ड है टू डेट स्पेसिफिक एसेट। तो उससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है वो हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट मान लेंगे। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट? अभी इस क्वेश्चन में भी तो यही हुआ था, परचेज ऑफ मशीनरी के। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ करा नहीं क्या कैपिटलाइज मतलब अगर आपने शेड के लिए कुछ अगर बोरो किया था तो डेट इज समथिंग में हमने स्पेसिफिक बोरोइंग की है कि मेरी जो बोरोइंग्स थी वो यूज होगी एसेट्स में, ठीक है। बट इसके अलावा की जो बोरोइंग्स होती हैं जिसे कहते हैं जनरल बोरोइंग्स, जनरल बोरोइंग्स लोग पैसे उठा लिए हमने मार्केट से, बट उसका पर्पस एक सिंक नहीं है, मतलब वो पैसा मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो उस सिचुएशन में क्या करें, उस सिचुएशन में क्या भाई पैसा आया मल्टीपल सोर्सेज से आया और पैसा गया मल्टीपल चीजों के लिए गया है। मैंने 500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए, वो भी अलग अलग रेट पे कि भाई 200 करोड़ मैंने 11% का रेट ले लिया, 300 करोड़ मैंने 12% का रेट ले लिया, 10% का रेट ले लिया, और उस 500 करोड़ के आने के बाद उस पैसे को, क्योंकि पैसे को भी टिकता नहीं है, पता होगा किसी का, उसमें से मैंने एफडी बना ली 50 करोड़ की, 500 करोड़ में बचे 450 करोड़, 450 करोड़ में से 200 करोड़ के मैंने प्लांट एंड मशीनरी या फिर जो मेरा प्लांट था पूरा वो सेटअप कर दिया, और बाकी जो 150-200 करोड़ है वो मेरे वेंडर्स वगैरह फंस गए जो वर्किंग कैपिटल होता है, समझ रहे हो। तो जब हमारी जनरल बोरोइंग्स आती है तो जनरल बोरोइंग्स में हम किस पे फोकस करते हैं, इनफ्लो की जगह जो एक्सपेंडिचर मेरे स्पेसिफिक था, क्योंकि इतना तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से पता लग जाएगा ना कि भाई मेरा खर्चा इतने रुपए का हो रखा है ना। हम उस खर्चे के ऊपर जो बोरोइंग्स आ रही है उसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे, क्योंकि बोरोइंग्स मल्टीपल सोर्सेज से किया था, तो एक वेटेड एवरेज तो करना पड़ेगा ना उस इंटरेस्ट का, समझ रहे, वेटेड एवरेज तो क्लियर है आपका। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट का वेटेड एवरेज निकालेंगे, और जो मैंने खर्चा कर रखा है उस खर्चे से उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा, उससे कहेंगे हम जनरल बोरोइंग्स। ये था एक जनरल सेंस में, मतलब ये टेक्निकल नहीं जा रहे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्लियर है। इस चीज को लिख लेते हैं, लिखो। खर्चा ना डॉक्टर जी अभी तो ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए। तो दिक्कत ज्यादा आ रही तो अब चले जाओ, ठीक है। स्पेसिफिक बोरोइंग्स, when an enterprise borrows funds specifically for the purpose of obtaining a particular qualifying asset, मतलब जो मैंने बोरो कर रखा है फंड उससे मैं एक स्पेसिफाइंग क्वालिफाइंग एसेट परचेज करूंगा, मतलब उसको बनाऊंगा। तो फिर
borrowing cost can be readily identified। तो जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्योंकि वो लोन स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए लिया था मैंने। ठीक है, amount eligible for capitalization is equal to actual borrowing cost incurred। जितना मैंने बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड किया है वही मेरी अमाउंट कैपिटलाइज होगी माइनस एनी इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर रखी है बोरोड फंड से तो उससे रिलेटेड जो इनकम या इंटरेस्ट इनकम आई है उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट। जनरल बोरोइंग्स। जनरल बोरोइंग्स में क्या अपना इन केस ऑफ जनरल बोरोइंग्स it is difficult to identify to what extent funds used for the purpose of obtaining a qualifying asset। मतलब कि अगर जनरल बोरिंग है तो बहुत मुश्किल है कि भाई कितना फंड हमने क्वालिफाइंग एसेट में लगाया है। ठीक है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं पैसे लग रहे हैं, कभी वर्किंग कैपिटल में, कभी क्वालिफाइंग एसेट में, कभी हमने उसकी एफडी बना दी, तो ऐसे मल्टीपल यूज आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट का खर्चा तो टोटलिटी पता लग ही जाएगा जो ब्याज में दे रहे हैं। द अमाउंट of borrowing cost eligible for capitalization shall be calculated as follows। तो क्या करेंगे हम कैपिटलाइज करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले लेते हैं स्टेप 1। कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन रेट इक्वल टू में वेटेड एवरेज इंटरेस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ, क्या हो गया? सर ये कभी कैपिटलाइजेशन में ऐसा होता है, कभी ज़्यादा होता है। मतलब ये कैपिटलाइजेशन में एस है ना, कोई नहीं, स्पेलिंग मत जाओ, हाँ, वो एस और जेड में मतलब परेशान हो बुक तुम। में भी ऐसे किया हुआ है। हाँ क्या कैपिटलाइजेशन में एक जगह एस है, एक जगह एस है। सेम, दोनों सही तो है। इंटू में 100, ठीक है। शायद से जो कैपिटलाइजेशन ना उसमें जेड आता है, एस नहीं आता। नहीं, दोनों सेम। दोनों ठीक है। अमेरिकन में ऐसा एक होता है। अमेरिकन है, एक यूके की है। यूके में ज़्यादा होता है। अच्छा ऐसे भी होता है। ऐसी कलर की होती है, COLOR COLOUR, दोनों सही है। ओके करें, ये नहीं पता था मुझे। एक्सेंट में भी फर्क है सर बहुत। यूएस का आ जाता है समझ, यूके वाले मुंबल करते हैं करके। अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन expenditure incurred on qualifying asset into में कैपिटलाइजेशन रेट। हम क्या करेंगे, जितना भी खर्चा हमने किया है क्वालिफाइंग एसेट पे उसको कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें करनी है। स्टेप 3 लिखा इसमें क्रॉस चेक, इंपॉर्टेंट नहीं बट क्रॉस चेक कैसे करेंगे। borrowing cost capitalized should be less than or equal to borrowing cost incurred। क्योंकि टोटल बोरिंग कॉस्ट में से हम वो निकालेंगे ना, जितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया है उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। क्लियर? क्वेश्चन करें?
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। X Limited begin construction of a new building on 1st January 2001. 1 जनवरी 2001 को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। It obtained 1 lakh special loan to finance the construction of the building. स्पेशल लोन किस लिए लिया इसने? बिल्डिंग को बनाने के लिए ले रखा है। 1 जनवरी को ले लिया एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹10%, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट होगा ये कहा जाएगा मेरा बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो ये मेरा स्पेसिफिक लोन है या फिर जनरल लोन है? स्पेसिफिक बोरोइंग है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इसको लेने का मेन पर्पस है बिल्डिंग बनाना था, ठीक है। तो इसके इंटरेस्ट में कोई मतलब चटकी वाली बात थी, पूरा अमाउंट मेरा बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे, ठीक है। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन वन, मतलब बाकी 2 लोन भी चल रहे हैं, वो स्पेसिफिक लोन नहीं है, जनरल लोन हो गया। ये करे 5 लाख रुपए का ले रखा है मैंने 11% पे, 9 लाख का ले रखा है मैंने 13% पे, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर दैट वर मेड फॉर द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वर एज फॉलोज। ये कह रहे हैं कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, इसमें मेरे 2 लाख रुपए लग गए, 2.5 लाख रुपए लग गए, 4.5 लाख रुपए और 1,20,000 रुपए लग गए। तो जो जनवरी में लगे वो तो 12 महीने के लिए लग गए, मतलब जो जनवरी में खर्चा किया मैंने उसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट होगा वो 12 महीने का दूंगा। क्या अप्रैल में जो खर्चा किया है इसके ऊपर भी मैं इंटरेस्ट 12 महीने का दूंगा? क्या कितने महीने का दूंगा? 9 महीने का। जुलाई में जो किया वो 7 और जो दिसंबर में किया उस पर 1 महीने का, ठीक है। बिल्डिंग वर्क कंप्लीट बाय 31 दिसंबर 2001। कितनी अच्छी बात है कि पूरे 1 साल में डॉट बन गई। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड बाय AS 16 बोरिंग कॉस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो इस क्वेश्चन में हमारा आस्क क्या है कि कितना इंटरेस्ट मेरा कैपिटलाइज होगा और उसके साथ साथ उस कैपिटलाइजेशन की जर्नल इंटरव्यू में पास करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने खर्चे किए उसका एक वेटेड एवरेज निकालो, ठीक है। जो मेरा एक्सपेंस था 2 लाख का वो 12 महीने के लिए रहेगा, 12 लाख मतलब 2 लाख रुपए हो गए। जो 2.5 लाख का खर्चा था उस पे जो इंटरेस्ट है वो मेरा 9 महीने का लगेगा। तो मैं उस एक्सपेंस को भी वेटेड एवरेज कर रहा हूँ कि मैं मानूंगा कि ये खर्चा मेरा 12 महीने के लिए हुआ 1,87,000 रुपए का, ये मान सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, ठीक है। थर्ड मेरा 4,50,000 का खर्चा था, तो उसका मेरा वेटेड एवरेज एक्सपेंस कितना हो गया 2,25,000 और सेम लास्ट वाला मेरा 10,000 का हो गया। तो जो टोटल मेरा वेटेड एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंस बना वो कितना बना 6/500। कैसे बना? हमने क्या किया, जो खर्चे जिस महीने में हुए उस खर्चे को पूरा ना मानते हुए उस एक्सपेंस का वेटेड एवरेज निकाल लिया। अब सेकंड आता है मेरा कि जो मेरे जनरल बोरिंग्स है इसका वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि 5 लाख पे मेरा 11% इंटरेस्ट लगा, 9 लाख पे मेरा 13% इंटरेस्ट लगा, ठीक है। तो 5 लाख पे 11% के हिसाब से क्या रेट बनेगा मेरा 55,000। 9 लाख पे 13% के हिसाब से कितना बनेगा? तो 14 लाख पे मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बना 1,72,000 रुपए। तो मेरा एक एवरेज रेट है वो कितना गया 1,72,000 रुपए मुझे 14 लाख रुपए में देने पड़े। तो एक एवरेज रेट कितना गया 12.285। क्लियर है इतना? उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन वेटेड एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। अब इसमें क्या मेरी स्पेसिफिक बोरिंग थी 1 लाख रुपए की, उस पर 10% रेट लगेगा ही लगेगा। नॉन स्पेसिफिक बोरिंग कितने अमाउंट पे थी मेरी 6,22,000। तो मेरा टोटल खर्चा है, इसमें से 1 लाख का खर्चा मैंने स्पेसिफिक बोरिंग में कर रखा है। तो नॉन स्पेसिफिक बोरिंग से कितना खर्चा किया मैंने 5,22,500 रुपए। तो 5,22,500 पे में रेट कौन सा लगा होगा इफेक्टिव रेट 12.285%। कितना बनेगा मेरा 42 लाख। 5/22,500 का
12.285%. ओवर 1 इतनी 64 lakh 64,048. 64,048 जो भी है वो लिख लो। टोटल अमाउंट हमारा इंटरेस्ट का कितना कैपिटलाइज होगा इन दोनों का टोटल? एक जो मेरे स्पेसिफिक बोरिंग का 10,000 था और नॉन स्पेसिफिक बोरिंग को कैसे निकाला हमने? जो मेरे एक्सपेंडिचर थे उसका वेटेड एवरेज कर लिया, इसमें से स्पेसिफिक बोरिंग को हटा दिया, जो मेरे लोन का इंटरेस्ट था उसका इफेक्टिव रेट निकाल दिया और उसको उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंसेस जो मेरे कैपिटलाइज होंगे वो बिल्डिंग में कौन से होंगे मेरे? एक तो ये चारों खर्चे जो खर्चा क्या होता है कैपिटलाइज होगा, साथ में मेरा इंटरेस्ट जो है वो भी कैपिटलाइज होगा। तो एक तो ये चारों हमारे एक्सपेंडिचर 10,20,000 के, इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल दिया और बचा हुआ वो P&L में बचा हुआ इंटरेस्ट P&L। ठीक है, वो तो खैर हमने कैलकुलेशन बोली भी नहीं क्योंकि जो टोटल इंटरेस्ट लगना था वो कितना लगना था मेरा? 1,72 का लगना था ना। और 1,10,000. हाँ, 1,72,000 में से 64,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये तो मेरे नॉन स्पेसिफिक बोले थे ना, हाँ. तो बचा हुआ मेरा P&L में जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन की आस नहीं है, हमें नहीं करना इतना। अब ये कह रहे हैं जनरल एंट्री बनाओ, तो जनरल एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस वे में? 2 लाख का खर्चा, फिर 2.5 लाख का खर्चा, फिर 4.5 लाख का खर्चा, फिर 1,20,000 खर्चा, और बाकी जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी मेरे बैंक से ही गया। ठीक है, बिग अमाउंट ऑफ कॉस्ट और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। ठीक है, ये सारा उठाकर हम बिल्डिंग में डालते हैं। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट? क्लियर है? रिवाइज कर लेते हैं। वो जो स्पेसिफिक लोन था 1 लाख का वो क्यों नहीं गई? वो जो है वो इसके अंदर ये बिल्डिंग का सब लगा है, एक तो वो इसके अंदर। अच्छा इसमें जो मेरे 2 लाख का खर्चा पहले दिन हुआ ना, हाँ, 1 लाख उसमें 1 लाख भी इंक्लूड है। ठीक है, दोबारा रिवाइज करते हैं। बोरिंग कॉस्ट क्या होती है हमारी? इंटरेस्ट या कोई और खर्चा जो इनकर करता है इंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड। किस किस नेचर की होती है? मेरा इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस बोरिंग पे, अमोर्टाइजेशन, डिस्काउंट, प्रीमियम हम जो पे करते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट या फिर फाइनेंस चार्जेस जो हम फाइनेंस लीज एक्वायर करने में करते हैं, या फिर हमारा एफएक्स गेन और लॉस। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। क्वालिफाइंग एसेट कौन सी होती है? एसेट्स फिर टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी हो सकती है। नेसेसरली वो मेरा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले ताकि वो रेडी हो सके फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। सेल मतलब इन्वेंटरी भी हमारी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। पीपी क्वालिफाइंग एसेट है, इंटेंजिबल एसेट क्वालिफाइंग एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी क्वालिफाइंग एसेट है। इन्वेंटरी कब है? अगर उस इन्वेंटरी में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मेरे पास कोई एसेट है जो रेडी फॉर यूज या सेल है, जब मैंने एक्वायर किया तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, स्कोप बोरिंग कॉस्ट अगर मैंने इक्विटी शेयर्स के लिए पे किया है या फिर प्रेफरेंस शेयर किया तो क्वालिफाइंग मतलब इसके स्कोप में नहीं आएगी। एक्सचेंज डिफरेंस क्या आएगा मेरा? एक्सचेंज गेन कहाँ पे जाएगा? पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड है मेरा इंटरेस्ट पेड ऑन फॉरेन बोरोइंग्स। पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट है। ठीक है, थर्ड है मेरा एक्सचेंज डिफरेंस ऑन प्रिंसिपल। ये कहा जाएगा ये अगर ये अगर ये से ज्यादा है डिपेंड करेगा इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। अगर ये जो डिफरेंस है मेरा ज्यादा है बराबर है, फॉरेन एक्सचेंज गेन से ज्यादा है बराबर है, ज्यादा या बराबर है। ठीक है, मतलब जो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस है वो मेरे इस डिफरेंस से कम है तो पूरा अमाउंट उठा के बोरिंग कॉस्ट मान लेंगे, कैपिटलाइज कर दो मतलब। बट अगर एक्सचेंज डिफरेंस मेरा इससे भी ज्यादा है तो जिस हद तक ये अमाउंट डिफरेंस है उस हद तक कैपिटलाइज कर लेंगे, बोरिंग कॉस्ट मान लेंगे और बाकी बचे हुए को एज पर AS 11 ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कौन से? कोई भी ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड है फॉर द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट तो कैपिटलाइज होंगे, नहीं तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। डायरेक्टली रिलेटेड का क्या मतलब है? वो खर्चा जो हम अवॉइड कर सकते थे अगर क्वालिफाइंग एसेट ना होता तो। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया
future economic benefit will flow to the entity and cost can be measured reliably, same as per AS10. टाइप्स ऑफ बोरिंग दो तरह के थे, स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग क्या थे हमारी, अगर एंटरप्राइज बोरो करे फंड्स को स्पेसिफिकली ताकि वो क्वालिफाइंग एसेट ले ले तो उसे क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक बोरिंग। इसमें किस अमाउंट को हम कैपिटलाइज करेंगे, जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड माइनस में अगर कोई इनकम आ रही है बिकॉज ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट तो उसको नेट करके। और जनरल बोरिंग क्या होती है, जब बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई कर पाना कि भाई कितना अमाउंट इसमें से मेरा क्वालिफाइंग एसेट पे लगा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट डिवाइड बाय में वेटेड एवरेज ऑफ जनरल बोरिंग्स इनटू में 100, उसमें से अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कितना होगा, जो एक्सपेंडिचर इनकर किया उसको मल्टीप्लाई करके कैपिटलाइजेशन रेट से और फिर क्रॉस चेक करके बता रखा है। जैसे एग्जांपल के तो एग्जांपल में क्या किया था हमने, सबसे पहले एक्सपेंडिचर जो था उसका वेटेड एवरेज निकाला था, है ना, फिर जो मेरा रेट था उसका वेटेड एवरेज निकाला था, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था स्पेसिफिक बोरिंग्स को माइनस घटाकर, ठीक है, क्योंकि जो ये अमाउंट 6,22,000 है इसमें तो स्पेसिफिक बोरिंग भी है, ठीक है ना, उस पे इफेक्टिव रेट लगाकर जो अमाउंट इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन था वो आ गया, टोटल खर्चा टैक्स हमारा कैपिटलाइज होगा, जो चारों खर्चे हो रहे थे वो, साथ में मेरा इंटरेस्ट का खर्चा और जनरल एंट्री करके बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ तक कुछ पूछता हूँ।